आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 सेट्स एंड फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव्स, सबसे पहले हम वेन डायग्राम और उसके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। फिर ऑर्डर्ड पेयर्स एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट और बाइनरी रिलेशन के बारे में भी पढ़ेंगे और आखिर में फंक्शन और मैपिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वेन डायग्राम को समझते हैं। Use Venn diagram to represent union, intersection and complement of a set. जॉन वेन ने 1880 में वेन डायग्राम्स को इंट्रोड्यूस करवाया। जॉन वेन ने यूनिवर्सल सेट U को रेक्टेंगल की शेप से जाहिर किया और बाकी सेट्स को इस रेक्टेंगल के अंदर शेप से जाहिर किया। ये शेप्स अमूमन सर्कल हैं। ऐसे सेट्स जिनके कोई भी एलिमेंट्स कॉमन ना हो डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। ऐसे सेट को ओवरलैपिंग सेट्स कहा जाता है क्योंकि इनमें कुछ एलिमेंट्स कॉमन होते हैं। तीसरे में एक सेट दूसरे सेट के अंदर मौजूद होता है, यानी A सबसेट ऑफ B। आइए वेन डायग्राम की मदद से सेट्स का यूनियन मालूम करते हैं। फर्ज करें हमारे पास दो मुख्तलिफ एलिमेंट्स वाले सेट्स हैं जिनके कोई एलिमेंट कॉमन नहीं। ऐसे सेट्स को वेन डायग्राम में ऐसे जाहिर करते हैं। इन दोनों के यूनियन को शेडेड एरिया से जाहिर करेंगे। ऐसे सेट्स जिनके कोई भी एलिमेंट्स कॉमन ना हो डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। आप देख सकते हैं कि शेडेड एरिया में सेट A और सेट B के तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं। फर्ज करें कि A इवन नंबर्स का सेट हो सकता है जबकि B ऑड नंबर्स का। रियल नंबर्स के इन दोनों सेट्स में कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, लेकिन जब हम इनका यूनियन लेंगे तो तमाम इवन और ऑड नंबर्स शामिल हो जाएंगे। दूसरी सूरत जिसमें दो ओवरलैपिंग सेट्स हों उसकी वेन डायग्राम कुछ यूं बनेगी और A यूनियन B में इसी तरह शेडेड एरिया में एलिमेंट्स मौजूद होंगे। ऐसे सेट को ओवरलैपिंग सेट्स कहा जाता है क्योंकि इनमें कुछ एलिमेंट्स कॉमन होते हैं। तीसरे में एक सेट दूसरे सेट के अंदर मौजूद होता है, यानी A सबसेट ऑफ B। इस तरह की सूरत में A यूनियन B में सेट B जवाब होगा क्योंकि B के अंदर A के एलिमेंट्स और B के अपने एलिमेंट्स दोनों मौजूद हैं। आइए अब इंटरसेक्शन मालूम करते हैं। इस सूरत हाल में भी हमारे पास वही तीन सूरतें होंगी, यानी नंबर 1 डिसजॉइंट सेट, नंबर 2 ओवरलैपिंग सेट और नंबर 3 A सबसेट ऑफ B। अगर हम देखें तो अंदाजा होगा कि इस रेक्टेंगल में सर्कल्स को प्लेस करने के लिए सिर्फ यही तीन सूरतें हैं। या सर्कल्स एक दूसरे से अलग यानी डिसजॉइंट होंगे, या एक दूसरे के ऊपर यानी ओवरलैपिंग होगी, या एक दायरा दूसरे के अंदर होगा जैसा कि A सबसेट ऑफ B। गेस करें कि डिसजॉइंट सेट्स में इंटरसेक्शन कहाँ बनेगा। जी हाँ, ये एम्प्टी होगा क्योंकि डिसजॉइंट सेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। ओवरलैपिंग सेट्स में इंटरसेक्शन B में ये शेडेड एरिया आएगा क्योंकि इसी एरिया में A और B के कॉमन एलिमेंट्स मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर अगर A प्राइम नंबर्स का सेट है और B इवन नंबर्स का, तो शेडेड एरिया में कौन से नंबर्स कॉमन हो सकते हैं, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। अब आखिरी सूरत यानी A सबसेट है B का देखते हैं। A सबसेट ऑफ B की सूरत में जवाब सेट A होगा क्योंकि इसमें दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स हैं। आइए अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ A सेट की बात करते हैं। स्क्रीन पर सेट A की वेन डायग्राम दिखाई गई है। कॉम्प्लीमेंट A की सूरत में वो तमाम एलिमेंट्स आएंगे जो यूनिवर्सल सेट में तो होंगे लेकिन सेट A में नहीं होंगे, यानी A प्राइम। तमाम शेडेड एलिमेंट्स A प्राइम में मौजूद होंगे। वेन डायग्राम की मदद से सेट के ऑपरेशंस को समझना और परफॉर्म करना ज्यादा आसान हो जाता है। सबसे पहले हम वेन डायग्राम की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। अ यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। Its subset represented in the form of closed figures inside the rectangle. Adjoining figure is the representation for A is a subset of universal set through Venn diagram. अगर हमें दो सेट्स A और U दिए गए हों और A सेट यूनिवर्सल सेट का सबसेट हो तो वेन डायग्राम की फॉर्म में उसे इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। Demonstration of union and intersection of three overlapping sets through Venn diagram. सबसे पहले हम देखते हैं कि A यूनियन B यूनियन C के सेट्स को किस तरह वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। B यूनियन C को हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाएगा जबकि A यूनियन B यूनियन C को वर्टिकल लाइंस के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये रिप्रेजेंटेशन A इंटरसेक्शन B यूनियन C को रिप्रेजेंट करती है। अब हम देखते हैं कि A यूनियन B इंटरसेक्शन C को किस तरह वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। B इंटरसेक्शन C को हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाएगा जबकि A यूनियन B इंटरसेक्शन C को वर्टिकल लाइंस के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये पार्ट A यूनियन B इंटरसेक्शन C को रिप्रेजेंट करता है। अब हम देखते हैं
कि A इंटरसेक्शन B यूनियन C को वेन डायग्राम के थ्रू किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। B यूनियन C को हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाएगा, जबकि A इंटरसेक्शन B यूनियन C को वर्टिकल लाइंस के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाएगा। कलर पार्ट A इंटरसेक्शन B यूनियन C को रिप्रेजेंट करता है। अब हम देखते हैं कि A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C को वेन डायग्राम के थ्रू किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। B इंटरसेक्शन C को हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाएगा, जबकि A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C को वर्टिकल लाइंस के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसमें ये पार्ट A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C को रिप्रेजेंट करता है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं वेरिफिकेशन ऑफ एसोसिएटिव लॉज थ्रू वेन डायग्राम्स। सबसे पहले हम एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन को डिस्कस करते हैं, जिसकी लेफ्ट हैंड साइड को हम पहले सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए हमें एक एग्जाम्पल कंसिडर करनी होगी। एग्जाम्पल में हमें 3 सेट्स A, B और C दिए गए हैं। सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, जिसके लिए B सेट को पहले लिखा जाएगा, इसके बाद इंटरसेक्शन का साइन आएगा और फिर सेट C को लिखा जाएगा। दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन लेने के लिए इनमें मौजूद कॉमन एलिमेंट्स को एक अलहदा सेट में लिखा जाएगा। अब हम सेट A और B इंटरसेक्शन C के रिजल्टेंट सेट का इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं, जिसके लिए अगेन हमें 2 सेट्स दिए गए हैं। सबसे पहले हम A सेट लिखेंगे, इसके बाद इंटरसेक्शन का साइन लिखा जाएगा और फिर B इंटरसेक्शन C का रिजल्टेंट सेट लिखा जाएगा। जब हम इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमें एम्प्टी सेट हासिल होगा। वेन डायग्राम में हॉरिजॉन्टल लाइंस B इंटरसेक्शन C को शो करेंगी, जबकि वर्टिकल लाइंस A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C को शो करेंगी। इसकी डायग्राम कुछ इस तरह की होगी। अब हम एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन की राइट हैंड साइड को डिस्कस करते हैं। राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए अगेन हमें एक एग्जाम्पल कंसिडर करनी होगी। एग्जाम्पल में हमें 3 सेट्स A, B और C दिए गए हैं। सबसे पहले हम ब्रैकेट में मौजूद पार्ट को सॉल्व करेंगे, जिसके लिए सेट A को पहले लिखा जाएगा, इसके बाद इंटरसेक्शन का साइन आएगा और फिर सेट B को लिखा जाएगा। दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन लेने के लिए इनमें मौजूद कॉमन एलिमेंट्स को एक अलहदा सेट में लिखा जाएगा, यानी 9 और 10। अब हम A इंटरसेक्शन B के रिजल्टेंट सेट का C सेट के साथ इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं, जिसके लिए हमें ये 2 सेट्स दिए गए हैं। सबसे पहले A इंटरसेक्शन B का रिजल्टेंट सेट लिखा जाएगा, इसके बाद इंटरसेक्शन का साइन आएगा और फिर सेट C को लिखा जाएगा। दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन हमें एम्प्टी सेट हासिल होगा। वेन डायग्राम में हॉरिजॉन्टल लाइंस A इंटरसेक्शन B को शो करेंगी, जबकि वर्टिकल लाइंस A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C को शो करेंगी। इसकी वेन डायग्राम कुछ इस तरह की होगी। जब हम एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड की डायग्राम और राइट हैंड साइड की डायग्राम को कंपेयर करेंगे तो ये दोनों डायग्राम्स आपस में बराबर हैं, जिसकी वजह से हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। सो दिस इज द लेसन ऑफ दिस सेशन। आज का हमारा टॉपिक है वेरिफिकेशन ऑफ एसोसिएटिव लॉज थ्रू वेन डायग्राम। सबसे पहले हम एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन को डिस्कस करते हैं, जिसकी लेफ्ट हैंड साइड को हम पहले सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए हमें एक एग्जाम्पल कंसिडर करनी होगी। एग्जाम्पल में हमें 3 सेट्स A, B और C दिए गए हैं। सबसे पहले हम ब्रैकेट में मौजूद पार्ट को सॉल्व करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले B सेट को लिखा जाएगा, इसके बाद यूनियन का साइन आएगा और फिर C सेट को लिखा जाएगा। जब हम इन दोनों सेट्स का यूनियन लेंगे तो हमें ये रिजल्टेंट सेट हासिल होगा। अब हम सेट A का B यूनियन C के रिजल्टेंट सेट के साथ यूनियन लेंगे, जिसके लिए हमें अगेन 2 सेट्स दिए गए हैं। सबसे पहले हम सेट A लिखेंगे, इसके बाद यूनियन का सिंबल आएगा और फिर सेट B यूनियन C के रिजल्टेंट सेट को लिखा जाएगा। दोनों सेट्स का यूनियन लेने से हमें ये रिजल्टेंट सेट हासिल होगा। अब हम इसको वेन डायग्राम की फॉर्म में इस तरह लिखेंगे। वेन को यहाँ लिखा जाएगा, 2 यहाँ लिखा जाएगा, 3 यहाँ लिखा जाएगा, 4 को यहाँ लिखेंगे, 5 को यहाँ लिखेंगे, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 13 की ये पोजीशंस होंगी। अब हम एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन की राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड के लिए हमें अगेन एक एग्जांपल कंसीडर करनी होगी।
एग्जाम्पल में हमें 3 सेट्स ए, बी और सी दिए गए हैं। सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, जिसके लिए ए सेट को पहले लिखा जाएगा, इसके बाद यूनियन का सिंबल लिखा जाएगा और फिर सेट बी को लिखा जाएगा। दोनों सेट्स का जब यूनियन लिया जाएगा तो हमें ये रिजल्टेंट सेट हासिल होगा। अब हम ए यूनियन बी के रिजल्टेंट सेट का सेट सी के साथ यूनियन फाइंड करते हैं, जिसके लिए हमें ये 2 सेट्स दिए गए हैं। सबसे पहले हम ए यूनियन बी का रिजल्टेंट सेट लिखेंगे, इसके बाद यूनियन का सिंबल लिखा जाएगा और फिर सेट सी को लिखा जाएगा। दोनों सेट्स का जब यूनियन लिया जाएगा तो हमें ये रिजल्टेंट सेट हासिल होगा। इस रिजल्टेंट सेट के एलिमेंट्स को वेन डायग्राम में इस फॉर्म में लिखा जाएगा। 1 को यहाँ लिखेंगे, 2 को यहाँ लिखेंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 13 की ये पोजीशंस होंगी। अब जब हम एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन की लेफ्ट हैंड साइड की वेन डायग्राम को राइट हैंड साइड की वेन डायग्राम के साथ कंपेयर करेंगे तो ये दोनों डायग्राम्स आपस में बराबर हैं, जिसकी वजह से हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। सो दिस इज द लेसन ऑफ दिस सेशन। आज का हमारा टॉपिक है वेरिफिकेशन ऑफ एसोसिएटिव लॉज थ्रू वेन डायग्राम। सबसे पहले हम एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन को देखते हैं। एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन की लेफ्ट हैंड साइड को हम पहले सॉल्व करेंगे, जिसके लिए हमें एक एग्जाम्पल कंसिडर करनी होगी। एग्जाम्पल में हमें 3 सेट्स ए, बी और सी दिए गए हैं। सबसे पहले हम ब्रैकेट में मौजूद पार्ट को सॉल्व करेंगे, जिसके लिए बी सेट को पहले लिखा जाएगा, इसके बाद इंटरसेक्शन का सिंबल आएगा और फिर सी सेट को लिखा जाएगा। दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन लेने के लिए इनमें मौजूद कॉमन एलिमेंट्स को एक अलहदा सेट में लिखा जाएगा, जिससे हमें ये एक सेट हासिल होगा। अब हम सेट ए का बी इंटरसेक्शन सी के रिजल्टेंट सेट के साथ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, जिसके लिए पहले ए सेट को लिखा जाएगा, इसके बाद इंटरसेक्शन का सिंबल आएगा और फिर बी इंटरसेक्शन सी का रिजल्टेंट सेट लिखा जाएगा। दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन जब लिया जाएगा तो हमें एम्प्टी सेट हासिल होगा। वेन डायग्राम में हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू बी इंटरसेक्शन सी को शो कराया जाएगा, जबकि वर्टिकल लाइंस के थ्रू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को शो कराया जाएगा। अब हम एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन की राइट हैंड साइड को डिस्कस करते हैं। राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए हमें एक एग्जाम्पल कंसिडर करनी होगी। एग्जाम्पल में हमारे पास 3 सेट्स ए, बी और सी हैं। सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, जिसके लिए हम ए सेट को पहले लिखेंगे, इसके बाद इंटरसेक्शन का सिंबल आएगा और फिर बी सेट को लिखा जाएगा। दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन लेने के लिए इनमें मौजूद कॉमन एलिमेंट्स को एक अलहदा सेट में लिखा जाएगा, इसके बाद 10 को एक अलहदा सेट में लिखा जाएगा, जिससे हमें ये रिजल्टेंट सेट हासिल होगा। अब हम ए इंटरसेक्शन बी के रिजल्टेंट सेट का सेट सी के साथ इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं, जिसके लिए हमें ये 2 सेट्स दिए गए हैं। सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्टेंट सेट लिखेंगे, इसके बाद इंटरसेक्शन का सिंबल आएगा और फिर सेट सी को लिखा जाएगा। दोनों सेट्स का जब इंटरसेक्शन लिया जाएगा तो इनमें मौजूद कॉमन एलिमेंट्स को एक अलहदा सेट में लिखा जाएगा, क्योंकि इन दोनों सेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, जिसकी वजह से इनका इंटरसेक्शन सेट एम्प्टी सेट होगा। वेन डायग्राम में हॉरिजॉन्टल लाइंस के थ्रू ए इंटरसेक्शन बी को शो कराया जाएगा, जबकि वर्टिकल लाइंस के थ्रू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को शो कराया जाएगा। जब हम एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन की लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ कंपेयर करेंगे तो हमें ये मालूम होगा कि हमारी दोनों डायग्राम्स आपस में बराबर हैं, जिसकी वजह से हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। डी मॉर्गन्स लॉ। इस लेसन में हम वेन डायग्राम की मदद से डी मॉर्गन्स लॉ को हल करना सीखेंगे। पहले लॉ के मुताबिक ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। अब बाईं तरफ वाली साइड को वेन डायग्राम से जाहिर करते हैं। ए और बी 2 सेट्स जिनको ओवल से जाहिर किया गया है एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं और एक यूनिवर्सल सेट यू के सबसेट्स हैं। ए यूनियन बी एक ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट्स या ए में मौजूद हैं या बी में या दोनों में हैं। चुनांचे ये इस रीजन जिसे हॉरिजॉन्टल लाइन से जाहिर किया गया है में मौजूद हैं। इस रीजन का कॉम्प्लीमेंट इसके बाहर मौजूद तमाम चीजें हैं जिन्हें वर्टिकल लाइन से जाहिर करेंगे। आइए अब दाईं तरफ वाली साइड को देखते हैं। ए का कॉम्प्लीमेंट ए के बाहर सब कुछ है। आइए इस रीजन को हॉरिजॉन्टल लाइन से जाहिर करते हैं। बी का कॉम्प्लीमेंट बी के बाहर सब कुछ है, जिसे वर्टिकल लाइन सेगमेंट से जाहिर करते हैं। याद करें कि इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं, लिहाजा ए
कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट वो रीजन होगा जहां लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। इन दोनों वेन डायग्राम्स को कंपेयर करने से मालूम होता है कि वर्टिकल लाइन का रीजन बराबर होगा क्रॉसिंग लाइंस के रीजन के। लिहाजा ये दोनों सेम है और डी मॉर्गन के पहले लॉ को जाहिर करते हैं। आइए अब दूसरे लॉ को देखते हैं। ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। आइए बाईं तरफ वाली साइड को हल करें। दी गई डायग्राम्स में ए इंटरसेक्शन बी का रीजन जिसे हॉरिजॉन्टल लाइन से जाहिर किया गया है, इसका कॉम्प्लीमेंट इस रीजन के बाहर सब कुछ है जिसे वर्टिकल लाइन सेगमेंट से जाहिर किया गया है। अब दाईं तरफ वाली साइड को हल करते हैं। क्या आप इस एक्सप्रेशन की वेन डायग्राम खुद से ड्रॉ कर सकते हैं? ए का कॉम्प्लीमेंट हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट से जाहिर किया गया है, जबकि बी का कॉम्प्लीमेंट बी के बाहर की तरफ वर्टिकल लाइन सेगमेंट से जाहिर किया गया है। यूनियन में हम वो एलिमेंट्स लेते हैं जो दोनों सेट्स में से किसी में हो या दोनों में हो। लिहाजा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कोई भी रीजन हो सकता है जो लाइन सेगमेंट्स पर मुश्तमिल हो। इन दोनों वेन डायग्राम्स को कंपेयर करने से हम देख सकते हैं कि वर्टिकल लाइंस का रीजन तमाम लाइंस के रीजन के बराबर है। लिहाजा ये दोनों एक जैसे हैं। उम्मीद है कि आपने सब कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ लिए होंगे। अब आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करें। हम मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। उम्मीद है कि आपने सब क्वेश्चंस हल कर लिए होंगे। अब हम अपने अगले टॉपिक के जानिब बढ़ते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिकॉग्नाइज ऑर्डर पेयर्स एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट। आज हम ऑर्डर पेयर्स और कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में सीखेंगे। स्क्रीन पर दो सेट्स दिखाई गई हैं। सेट ए में 3 शेड्स हैं जिनके रंग ग्रे, ग्रीन और ब्लैक हैं। सेट बी में 3 शॉर्ट्स हैं जिनके रंग सुर्ख, नीला और सफेद हैं। इन दो सेट से हम कितने लिबास बना सकते हैं? ग्रे शेड का सुर्ख, नीले या सफेद शॉर्ट्स के साथ जोड़ा बना सकते हैं। इससे हमें 3 लिबास हासिल होते हैं। बाकी दोनों शेड्स भी तीनों शॉर्ट्स के साथ जोड़ा बना के 3-3 लिबास बना सकती हैं। इस तरह हमारे पास कुल 9 जोड़े लिबास के हासिल होते हैं। मुशाहिदा करें कि ये नए हासिल करदा सेट में दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स के तमाम मुमकिन जोड़े मौजूद हैं। ये सेट ए और बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाती है और हर जोड़ा ऑर्डर पेयर कहलाता है क्योंकि पहला एलिमेंट सेट ए जबकि दूसरा एलिमेंट सेट बी से लिया गया है। बाज़ाब्ता तौर पर सेट ए और बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट को a मल्टीप्लाई बी से जाहिर किया जाता है जो कि ऑर्डर पेयर एक्स वाई पर मुश्तमिल होता है जिसमें x सेट a का जबकि y सेट b का एलिमेंट है। क्रॉस के निशान की वजह से कार्टेशियन प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। आइए एक मिसाल देखते हैं। स्क्रीन पर दिखाए गए सेट्स में सेट ए इंटीजर्स 1, 2, 3 और 4 और सेट बी में इंटीजर्स 8 और 9 है। इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट दुरुस्त है? पहली स्टेटमेंट के मुताबिक a इंटू बी एक ऐसा सेट है जिसके 8 ऑर्डर पेयर्स हैं। दूसरी स्टेटमेंट के मुताबिक a इंटू बी बराबर है कार्टेशियन प्रोडक्ट b इंटू ए के। तीसरी स्टेटमेंट के मुताबिक या a इंटू बी या b इंटू ए 8-9 के ऑर्डर पेयर्स पर मुश्तमिल है। यहाँ एक लम्हा के लिए सोचें। आइए रिव्यू करते हैं। हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट के पेयर्स बनाते हुए बहुत मुहतात रहने की जरूरत है क्योंकि ऐसा मुमकिन है कि हम कुछ पेयर्स लिखना भूल जाएं, खासतौर पर जब बड़े सेट्स को हल कर रहे हों। ए के एलिमेंट का रो की शक्ल में लिखना बज़ाहिर मददगार मालूम होता है और बी के एलिमेंट्स को कॉलम में। अब इनके दरमियान एक टेबल बना दें। अब हम ए के तमाम एलिमेंट्स को हर बॉक्स में लिखेंगे और बी के हर एलिमेंट के लिए भी ऐसा ही करेंगे। हर ऑर्डर पेयर में दोनों एलिमेंट्स के दरमियान कॉमा और इन्हें ब्रैकेट से लाजमन बंद कर दें। जैसा कि ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के सामने आता है तो ए के एलिमेंट्स लाजमन बी के एलिमेंट्स के सामने होने चाहिए। चुनांचा हमें ये ऑर्डर पेयर्स हासिल होंगे 18, 19, 28, 29, 38, 39, 48 और 49। ये 8 ऑर्डर पेयर्स हैं। लिहाजा पहली स्टेटमेंट दुरुस्त है। किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट a इंटू बी के ऑर्डर पेयर्स की तादाद बराबर है a के तमाम एलिमेंट्स क्रॉस b के तमाम एलिमेंट्स के। आइए अब दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट b इंटू a क्या है? अब b के सामने है तो b के एलिमेंट्स पहले आएंगे। हालांकि ये अब भी 8 पेयर्स हैं लेकिन ये पहले वाले हासिल करदा पेयर से मुख्तलिफ है। लिहाजा a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू b इंटू a। इस बात को ज़हन नशीन कर लें कि जब भी आप कार्टेशियन प्रोडक्ट के जोड़ों को तब्दील करेंगे तो आपको पेयर्स के एलिमेंट्स को तब्दील करना होगा। आइए अब आखिरी स्टेटमेंट के लिए दोनों कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के पेयर्स को लिखते हैं। हम देख सकते हैं कि किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में 8-9 का पेयर नहीं है।
लिहाजा तीसरी स्टेटमेंट भी गलत है। कार्टेशियन प्रोडक्ट के पेयर्स बनाते हुए इन कॉमन मिस्टेक्स को अवॉइड करें। हमारा अगला टॉपिक है फंक्शन और मैपिंग। फंक्शंस। आइए फंक्शन के बारे में बात करते हैं। फंक्शन को समझने से पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को एक बार फिर दोहराते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास दो सेट्स A और B हैं। अब इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट A इंटू B एक ऐसा सेट होगा जो A के तमाम एलिमेंट्स का सेट B के एक एलिमेंट के साथ बनने वाले तमाम मुमकिन ऑर्डर पेयर्स पर मुश्तमिल होगा और हर पेयर का पहला एलिमेंट A से जबकि दूसरा एलिमेंट B का होता है। आइए अब फंक्शन को समझते हैं। फंक्शन एक रूल को कहते हैं जिसे सेट A से सेट B में इस तरह वाज़िया किया जाता है कि सेट A के हर एलिमेंट का सेट B से कोई रिलेशन हो और यूनिक इमेज भी हो, यानी सेट A के हर एलिमेंट का सेट B में सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज हो। रिलेशन क्या है? मिसाल के तौर पर हमारे पास मौजूद दो सेट्स A और B के दरमियान कोई रिलेशन डिफाइन किया गया हो, यानी A और B, जहां स्मॉल a एलिमेंट है सेट A का और स्मॉल b एलिमेंट है सेट B का और सेट A का एलिमेंट सेट B के एलिमेंट के स्क्वायर के बराबर है। कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशन की मदद से फंक्शन को वाज़िया किया जाता है। अब इसको एक मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पर 3 मैपिंग्स दिखाई गई हैं। अब अगर फंक्शन की डेफिनेशन की रूह से पहली मिसाल को देखें तो हमारी पहली कंडीशन कि सेट A के हर एलिमेंट का सेट B में कोई इमेज होगा, इस हिस्सा पर हमारी पहली मैपिंग पूरी नहीं उतरती क्योंकि C का सेट B में कोई रिलेशन नहीं है। एक लम्हा के लिए सोचें, बाकी दोनों मैपिंग्स डेफिनेशन के पहले हिस्सा पर पूरा उतर रही हैं, लेकिन क्या ये दूसरा हिस्सा यानी सेट A के हर एलिमेंट का सेट B में यूनिक इमेज होगा पर पूरा उतरती हैं? एक बार दोबारा से दूसरी और तीसरी मैपिंग्स को देखें। आप इस नतीजा पर पहुंचेंगे कि दूसरी मैपिंग में सेट A के हर एलिमेंट का सेट B से रिलेशन तो है, लेकिन सेट A के एलिमेंट स्मॉल a का B के एलिमेंट्स C और D से रिलेशन बन रहा है। इस तरह A के एलिमेंट्स का C और B का सेट B के एलिमेंट्स F से रिलेशन बन रहा है, जो कि दूसरी कंडीशन कि A का हर एलिमेंट B सेट में यूनिक इमेज बनेगा पर पूरा नहीं उतरता। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो सिर्फ तीसरी मैपिंग फंक्शन की तारीफ पर पूरा उतरती है, क्योंकि सेट A के एलिमेंट्स A, B और C का सेट B के एलिमेंट्स F, E, D से रिलेशन भी है और यूनिक इमेज भी बना रहे हैं। टाइप्स ऑफ अ फंक्शन। स्टूडेंट्स, आज हम फंक्शन की मुख्तलिफ अक़साम के बारे में बात करेंगे। डोमेन क्या होती है, रेंज क्या है और फंक्शन क्या है। मिसाल के तौर पर सेट A और सेट B हैं, जिनके एलिमेंट्स की मैपिंग की जाए और वो किसी रिलेशन में हो तो फंक्शन को जाहिर करेंगे। फंक्शन की तारीफ के मुताबिक सेट A, जो कि हमारी डोमेन है, कि तमाम एलिमेंट्स का सेट B यानी रेंज में यूनिक इमेज बन रहा हो तो ये अमल फंक्शन कहलाएगा, जिसे F से जाहिर करते हैं। अब हम फंक्शन की मुख्तलिफ अक़साम को डिस्कस करते हैं, यानी इनटू फंक्शन, वन वन फंक्शन, इनटू एंड वन वन फंक्शन, एन ऑन टू आर सर्जेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन, आर वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस। इनटू फंक्शन ऐसा फंक्शन जिसमें रेंज का कम से कम एक ऐसा एलिमेंट हो जो डोमेन के किसी एक एलिमेंट का इमेज ना हो तो फंक्शन इनटू फंक्शन कहलाता है। स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली मिसाल में दो सेट्स A और B हैं, जिसमें सेट A के एलिमेंट्स सेट B के एलिमेंट्स के साथ मैपिंग कर रहे हैं और F रिलेशन को जाहिर कर रहे हैं। हम देख सकते हैं सेट A के एलिमेंट 0 और 1 सेट B के एलिमेंट्स 1 के साथ मैपिंग कर रहे हैं। सेट A का एलिमेंट 1 सेट B के 3 और सेट A का 3 सेट B के 2 के साथ मैपिंग कर रहा है, जबकि सेट B का एलिमेंट 4 सेट A के किसी भी एक एलिमेंट का इमेज नहीं है और इनटू फंक्शन को जाहिर कर रहा है। वन वन फंक्शन। स्क्रीन पर दो सेट्स दिखाए गए हैं। सेट A में कोई भी दो एलिमेंट्स सेट B में एक जैसा इमेज नहीं बना रहे। इस किस्म के फंक्शन को वन वन फंक्शन कहते हैं, यानी सेट A का हर एलिमेंट सेट B में मुख्तलिफ इमेज बना रहा है। ऑन टू और वन वन फंक्शन, ये बिल्कुल वन वन फंक्शन जैसा है, यानी सेट A का हर एलिमेंट सेट B में मुख्तलिफ इमेज का हासिल है। इसमें फर्क सिर्फ ये है कि सेट B या रेंज में कोई एलिमेंट बाकी बच जाए जो कि सेट A के किसी एलिमेंट का इमेज ना हो। ऑन टू या सब्जेक्टिव फंक्शन, अगर सेट B के तमाम एलिमेंट्स सेट A के किसी एक एलिमेंट या एक से ज्यादा एलिमेंट का इमेज हो, ऑन टू या सब्जेक्टिव फंक्शन को जाहिर करता है, जैसा कि तस्वीर में दिखाया गया है कि सेट B का एलिमेंट 1 सेट A के एलिमेंट 0 के साथ इमेज बना रहा है। सेट B का एलिमेंट 2 सेट A के एलिमेंट 1 और 3 के साथ इमेज बना रहा है, जबकि सेट B का एलिमेंट 3 सेट A के एलिमेंट 2 का इमेज है। इस तरह अब B में कोई भी स्पेयर एलिमेंट नहीं है और F की रेंज बराबर है 1, 2 और 3 के,
या बराबर है b के। बाइजेक्टिव फंक्शन, ऐसा फंक्शन जिसमें 1 1 और ऑन टू दोनों की खसूसियात मौजूद हो बाइजेक्टिव फंक्शन या 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस कहलाता है। स्क्रीन पर मौजूद सेट्स A और B में सेट A के तमाम एलिमेंट्स का सेट B में मुख्तलिफ इमेज बना रहा है, यानी 1-1 फंक्शन की खसूसियत और सेट B का कोई भी एलिमेंट स्पेयर नहीं है और कम से कम सेट A के एक एलिमेंट का इमेज बना रहा है जो कि ऑन टू फंक्शन को जाहिर करता है, यानी f is equal to 1 2 2 3 3 4 4 5। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने फंक्शन, डोमेन, रेंज और फंक्शन के मुख्तलिफ अक़साम के बारे में अच्छी जानकारी हासिल कर ली है। उम्मीद है कि आपने सब कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं। मज़ीद आप इनकी प्रैक्टिस करें। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।